लीगल होल्ड जुडिशियल एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 24(5) और हो सका तो 26 भी क्लियर करेंगे। कल हम सभी ने कन्फेशन के बारे में पढ़ा। प्रतिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कल हमने कन्फेशन के बारे में पढ़ा था। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। कहीं कुछ क्लियर करना हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल एक क्वेश्चन भी था, मुझे कमेंट्स आया था, ऐसा क्या जादू कर डाला। कल एक क्वेश्चन भी था तो उन्होंने पूछा कि एक बार फिर से आप बताना, तो मैं क्लियर करता हूं। कन्फेशन क्या है, यानी संस्वीकृति क्या होती है। एक्यूज के द्वारा अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करना या उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना जिनके द्वारा एक ऑफेंस बना है, यानी अपराधी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना या उन तथ्यों को स्वीकार करना जो एक अपराध का निर्माण करते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को हो कल तक के सेशन में तो मुझे क्लियर कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब कितने टाइप होते हैं कन्फेशन के? कन्फेशन के कितने टाइप होते हैं? पहला है जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति। दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिकेतर संस्वीकृति। अभी बताता हूं दीपक, मैं क्लियर कर लूंगा, एक बार चलने दो फ्लो में। जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कन्फेशन टू एड्रेस पुलिस ऑफिसर और कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं। पहला है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तीसरा है कन्फेशन टू एड्रेस पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर, और चौथा है कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। ये सभी हम यहीं पढ़ेंगे, इन्हीं सेक्शंस में। पहला है न्यायिक संस्वीकृति, ऐसी कन्फेशन जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है जिस पर 164 सीआरपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। जुडिशियल कन्फेशन पे 164 सीआरपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। यहां बात करें तो सेक्शन 26, यानी पुलिस कस्टडी में की गई कन्फेशन तभी मान्य होगी जब वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की गई हो, लेकिन वह भी तभी मान्य होगी जब 164 सीआरपीसी के प्रावधानों को फॉलो कर रही हो, वहां जो टर्म्स दे रखी हैं उन सभी को फॉलो करती हो, अदरवाइज नहीं। दूसरी है एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से की गई संस्वीकृति। अब वह रिलेवेंट है या नहीं है, यह हम आज के सेशन में क्लियर करेंगे। तीसरी है एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। सेक्शन 25 में इसके बारे में बता रखा है। और चौथी है पुलिस कस्टडी में, सेक्शन 26, पुलिस कस्टडी में की गई संस्वीकृति। एक और संस्वीकृति होती है और वह है
रिट्रैक्ट कन्फेशन, मुकरी हुई संस्वीकृति या प्रत्याहारी संस्वीकृति, यानी एक्यूज के द्वारा संस्वीकृति करके उससे मुकर जाना या उसके लिए डिनाई कर देना कि नहीं, ये संस्वीकृति मेरी नहीं है या मैंने ऐसा नहीं कहा, उसे कहते हैं रिट्रैक्ट कन्फेशन। और रिट्रैक्ट कन्फेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है, ये हम केस के माध्यम से देखेंगे। अब दीपक का क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं। डॉक्यूमेंट्स के मामले में यदि कोई ओरल एडमिशन कर लेता है तो क्या दो कंडीशन जो धारा 22 में मेंटेन है को छोड़कर ओरल एडमिशन कोई वैल्यू नहीं रखती? नहीं रखती। सिर्फ अगर कोई सामने वाली पार्टी, दीपक इस चीज को समझ लेना, ये सीपीसी की स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं यहां क्लियर कर रहा हूं आपको कि अगर सामने वाली पार्टी, अपोजिट पार्टी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कोर्ट का डिस्कशनरी पावर है कि वो आपको प्रूव करने के लिए कहता है या नहीं कहता। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट जो दो कंडीशन सेक्शन 22 में दी गई हैं, उसके अलावा दस्तावेज के मामले में कोई मौखिक स्वीकृति मान्य नहीं है। ओके दीपक, उसके अलावा कुछ कंडीशन हैं जिनमें वो एडमिशन नहीं आएगा कि ऑरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के संबंध में कब मान्य है। ये हम सेक्शन 91 में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। दीपक क्लियर है आपका क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्याहारी संस्वीकृति, मुकरी हुई संस्वीकृति, रिट्रैक्ट कन्फेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नेकीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेकीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कहा गया है कि रिट्रैक्ट कन्फेशन रेलेवेंट होती है और ऐसी कन्फेशन के बेस पे एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। नेकीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल में कहा गया है कि रिट्रैक्ट कन्फेशन रेलेवेंट होती है और ऐसी कन्फेशन के बेस पे एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले हुए एविडेंस से, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस मिलता है वो उसके सपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये पुअर, इसकी जो नेचर है वो पुअर है, ये पुअर एविडेंस है। क्लियर? दूसरा, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, सॉरी, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन जाना माना केस है। ये इंदिरा गांधी केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। रिट्रैक्ट कन्फेशन के आधार पर कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है। रिट्रैक्ट कन्फेशन के आधार पर कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है। क्लियर? यानी जब कोई व्यक्ति कन्फेशन करके उसे वापस ले ले या फिर ये कहे कि उसने झूठी कन्फेशन की थी, तो उसे हम कहते हैं मुकरी हुई या प्रत्याहारी या रिट्रैक्ट कन्फेशन। क्लियर है यहां तक? रिट्रैक्ट कन्फेशन।
देखो, कन्फेशन के बारे में जो भी चीजें मुझे क्लियर करनी थी वो मैं कर चुका। अब ऑन द सेक्शन चलेंगे और सेक्शन के साथ जो भी क्लियर करना होगा मैं करता जाऊंगा। सेक्शन 24 शुरू करते हैं। उससे पहले यदि किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी हो सेक्शन 24 पढ़ाने से पहले तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे मैं उसे क्लियर कर सकूं। ओके, कोई क्वेरी नहीं। चलते हैं सेक्शन 24 में। सेक्शन 24, कन्फेशन caused by endorsement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal matter or criminal proceeding if the making of the confession appear to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supporting that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा, यहां सबसे बड़ी जो चीज है वो है अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति, अंडरलाइन कर लें इसे, प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि वह उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। चलो समझते हैं इस सेक्शन को। सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी एक्यूज को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन यानी प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इसके आधार पर कोई व्यक्ति संस्वीकृति करवाता है या संस्वीकृति करने के लिए फोर्स करता है और फिर संस्वीकृति करवाता है तो ऐसी कन्फेशन इररिलेवेंट होगी, यानी यहां विसंगत होगी। इसमें हमें 4 चीजें ध्यान रखनी है। हमें 4 चीजें इस सेक्शन में ध्यान रखनी है। पहली चीज है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा, यानी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा होनी चाहिए। कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा होनी चाहिए। और किसके द्वारा दी जानी चाहिए? पर्सन इन अथॉरिटी
प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। तीसरी चीज है रिलेटेड टू हिज गिल्टी, धमकी आदि जो भी हैं वो उसके आरोप के बारे में होनी चाहिए। ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किस मामले में हो, ये होनी चाहिए रिलेटेड टू हिज गिल्टी, उसके विरुद्ध आरोप के बारे में होनी चाहिए। और चौथी चीज है द एडवांटेज टू बी ग्रांटेड और टू बी इविल टू बी अवॉइडेड, भौतिक, सांसारिक या ऐहिक रूप का कोई फायदा प्राप्त होना चाहिए। अगर ये चीजें होती हैं एक कन्फेशन में, तो वह कन्फेशन डांडिक कार्रवाई में यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट होगी, विसंगत होगी। अब हम बात देखो, एक चीज है, शुरू से मैं आपको एक चीज बताते आया हूं कि कन्फेशन हमेशा स्वैच्छिक होनी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए। और एक कन्फेशन का एविडेंस वैल्यू तभी है जब वह स्वैच्छिक करवाई गई है। एक मजिस्ट्रेट भी अगर कन्फेशन नोट कर रहा है तो वह सबसे पहले एक्यूज को यह बताता है कि भैया देख, कन्फेशन करने के लिए तू बाउंड नहीं है, पहली। दूसरी कहता है कि ये कन्फेशन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे विरुद्ध एविडेंस के रूप में काम में ली जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मजिस्ट्रेट देखता है और अपने आप को ये क्लियर कर लेता है कि कहीं ये नॉन वॉलेंटाइक तो नहीं है, मतलब स्वैच्छिक तो नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि कन्फेशन स्वैच्छिक होनी चाहिए। इररिलेवेंट, विसंगत, इररिलेवेंट, दोनों चीजें बोल रहा हूं ज्योति, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं और हिंदी भी। रिलेवेंट और इररिलेवेंट, रिलेवेंट होता है सुसंगत और इररिलेवेंट होता है विसंगत। क्लियर ज्योति? इसलिए हमेशा ही कन्फेशन स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर स्वैच्छिक नहीं है तो यह मान्य नहीं है, इररिलेवेंट होगी। अब प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है? अथॉरिटी इन पर्सन। सबसे बड़ी चीज है अथॉरिटी इन पर्सन किसे मानेंगे? नॉर्मल बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दबाव में, चाहे भौतिक रूप से चाहे फिजिकल रूप से, किसी भी तरह व्यक्ति दबाव में आ सके। आर वर्सेस विल्सन का एक मामला है। आर वर्सेस विल्सन, मजिस्ट्रेट, उसके लिपिक, उसके पियोन, स्टेनो, कांस्टेबल, इन सभी को पर्सन इन अथॉरिटी माना गया है। इन सभी को पर्सन इन अथॉरिटी माना गया है। वॉलेंट्री, स्वैच्छिक को वॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री, क्लियर? शिव, स्वैच्छिक मतलब वॉलेंट्री। क्लियर? आगे चलते हैं। और दूसरा, प्राधिकारवान व्यक्ति में सर्वेंट इन गवर्नमेंट सम्मिलित होते हैं। सर्वेंट इन गवर्नमेंट, पुलिस, जेल का प्राधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन और एडवोकेट, इन सभी को आर वर्सेस विल्सन में
पर्सन इन अथॉरिटी माना गया है। एक क्वेश्चन है, अगर मर्डर हिट्स हेयर विदाउट इंटेंशन टू यूज बेल मिलेगी क्या, और सजा क्या मिलेगी? सर ये क्वेश्चन आप बाद में करें, या मेरी वीडियो जहां डलती है उसके कमेंट्स में करें, या मुझे डीएम करें, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से रिलेटेड नहीं है और यहां फिर फ्लो खत्म हो जाता है। देखो चलते, जब क्लास चल रही हो उस टाइम किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वही होना चाहिए जो हम इस टाइम पे क्लियर कर रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपका है तो मैं क्लियर करूंगा, ये मैंने कह रखा है, लेकिन वह क्लियर करने के लिए या तो आप मुझे डीएम करें, दूसरा जहां वीडियो अपलोड होती है उसके कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो उसे मैं क्लियर कर दूंगा दूसरे दिन आते ही या उसके बाद कभी भी। क्लियर? हाँ, इस टाइम अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वह टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जिससे फ्लो में मैं आपको बता सकूं और फ्लो नहीं टूटे। ओके, थैंक यू। आर वर्सेज विल्सन में मैंने बताया आपको कि किस किस व्यक्ति को पर्सन इन अथॉरिटी माना गया है। एक मामला है आर वर्सेज स्मिथ 1959 2QB 35। आर वर्सेज स्मिथ 1959 2QB 35। प्रत्येक ऐसा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक ऐसा सरकारी व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाएगा। एवरी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को पर्सन इन अथॉरिटी माना जाएगा जिसके बारे में एक्यूज यह समझता है कि वह प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है, मतलब प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग को इफेक्ट कर सकता है, जिसके बारे में भी एक्यूज यह सोचे कि वह एक ऐसा सरकारी व्यक्ति है जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई को इफेक्ट कर सकता है, तो वह पर्सन इन अथॉरिटी समझा जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा कहा जाता है, भाई यार तू बता दे तूने क्या क्या किया था, एक नॉर्मल वे में बता रहा हूं और मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा, या मैं तेरे को फ्री करवा दूंगा, या दूसरा ये कहेगा अरे यार अगर नहीं बताएगा तो तेरे को पाप लग जाएगा या भगवान से वो हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं। ओके, बाद में कईयों को समझ में नहीं आएगा। जब फर्स्ट मेरी शुरू की क्लासें चली थी तो सबसे बड़ी चीज यही आ रही थी, सर थोड़ा स्लो चलें। कन्फेशन से पनिशमेंट कम होती है या नहीं होती, ये कोर्ट का डिस्कशनरी पावर है। कन्फेशन से पनिशमेंट कम होती है या नहीं होती, ये कोर्ट का डिस्कशनरी पावर है। और दूसरा, प्ली गिल्टी, बहुत से केसेस जैसे हैं, सीआरपीसी में हम इसके प्रोविजन पढ़ेंगे जहां इसकी सजा भी कम की गई है। क्लियर? आर वर्सेज स्मिथ 1959 2QB 35। प्रत्येक सरकारी व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाएगा जिसके बारे में अभियुक्त यह समझता है कि वह अभियोजन की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। एवरी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को अथॉरिटी इन पर्सन समझा जाएगा अगर अभियुक्त यानी एक्यूज यह समझता है कि वह अभियोजन की कार्रवाई को इफेक्ट कर सकता है। क्लियर? प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 109। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 109।
इस केस में भी पर्सन इन अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन पर्सन इन अथॉरिटी हो सकता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए हेडमास्टर भी पर्सन इन अथॉरिटी हो सकता है। अवर जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके ऊपर, उनसे ऊपर का अधिकारी। तीसरा है कंपनी के मामले में कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के केसेस में कंपनी के मैनेजमेंट, गांव का सरपंच, मजिस्ट्रेट, डीएम, तहसीलदार, गांव का प्रधान, सरपंच, गांव का मुखिया, ये सभी व्यक्ति पर्सन इन अथॉरिटी हो सकते हैं। अब पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा यदि कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दी जाती है और उसके आधार पर कोई संस्वीकृति करवाई जाती है, या फिर एक्यूज को यह कहा जाता है कि तू या तो किसी बुराई का त्याग कर लेगा या फिर तुझे कोई फायदा मिलेगा, अगर ऐसा कहकर कन्फेशन ली जाती है तो वह कन्फेशन इररिलेवेंट होगी, विसंगत होगी। क्लियर? सेक्शन 24 क्लियर है मेरी तरफ से? कोई कंफ्यूजन हो क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं सेक्शन 25 में। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव। मेरा नाम पिंटू पारिक है और मेरी पर्सनल आईडी है इंस्टाग्राम पे पिंटू एडवोकेट, पिंटू_ADV। ओके, तो आप चाहे मुझे पर्सनल भी डीएम कर सकते हैं। आप सभी लिख लें PINTU_ADV एडवोकेट। ओके, क्लियर? सेक्शन 25 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित नहीं किया जाना। इट्स ओके। नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव एज अगेंस्ट ए पर्सन accused of any offense. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। देखो, पुलिस ऑफिसर से अगर दो चीजें हैं, 25 में हम पढ़ते हैं एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, जबकि 26 में हम पढ़ेंगे पुलिस कस्टडी में की गई कन्फेशन। क्लियर? तो यहां पढ़ते हैं कि अगर एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर कन्फेशन की जाती है तो वह प्रूव नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी कन्फेशन प्रूव नहीं की जा सकती। ये याद रखना। अगर किसी भी कंडीशन में कैसे भी घुमा फिरा के कहीं भी क्वेश्चन दे दे, कन्फेशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम ऐसी बना के देता है कि बहुत इजी होती है, लेकिन हमारा कन्फेशन समझा हुआ नहीं होता और उस कारण हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो। सेक्शन 24 में मैंने आपको एक एक कंसेप्ट बताया है, सेक्शन 25 में भी एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। और एक चीज बता दूं कि हकीकत ये है कि आप फ्लो देखें या केवल इंग्लिश देखें या बहुत सी ये देखें कि नहीं सर, तो इस चीज का आप उन लोगों को जो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं सिर्फ नुकसान मिलना है और कोई फायदा नहीं मिलना। क्यों? एक फ्लो में बोलना है। अगर मैं फ्लो में चलता हूं तो कमेंट्स ये आते हैं सर थोड़ा स्लो चलो। दूसरा, एविडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर मैं फ्लो में बोल गया तो आधी चीजें भी पल्ले नहीं पड़नी है। क्लियर? आपका काम है कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें,
जब मैं यार टाइम देने को तैयार हूं तो तुम्हें कहां प्रॉब्लम आ रही है? चलो करते हैं क्लियर 25 को। 25 है, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को एड्रेस करते हुए की जाती है तो फिर कोई सर्कमस्टांसेस हमें नहीं देखनी है, सीधा हमें दिखाना है कि प्रूव नहीं की जा सकती, यानी रेलेवेंट नहीं होगी एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि एड्रेस किसे की जा रही है, पुलिस ऑफिसर से, रिलेवेंट नहीं होगी यानी प्रूव नहीं कर सकते। कारण क्या है उसका कारण है कि पुलिस ऑफिसर से किसी भी तरह के नरमाई की, मतलब पोलाइट नेचर की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह हमेशा ही स्ट्रिक्ट होते हैं और स्ट्रिक्ट रूल अपनाकर ही कन्फेशन करवाते हैं एक्यूज से। और कई बार पुलिस के डंडे के आगे आदमी ऑफेंस नहीं करता तो भी वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस कारण इस सेक्शन का यहां दिया जाना बहुत जरूरी था कि कोई भी ऐसी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर से की गई है वह रेलेवेंट नहीं होगी। और एक चीज और बता दूं आज ही कि कल से किसी भी कंडीशन में मेरे वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होंगे। जो भी ऑनलाइन हैं वे भी सुन लें और जो बाद में इसे देखेंगे वे भी सुन लें कि कल से मेरे वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होंगे। जिसे पढ़ना है ऑनलाइन आके पढ़े। क्लियर? किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉब्लम स्वयं की है, स्वयं हर्जाना भरे। जिस व्यक्ति को पढ़ना है कल से ऑनलाइन आके पढ़े, उसके अलावा मेरे वीडियो अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, केस लिखवा देता हूं इसके मामले में। 25 क्लियर है आपके कि पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन प्रूव नहीं की जाएगी। अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस अधिकारी को एड्रेस करते हुए की जाती है तो वह प्रूव नहीं की जाएगी। डुगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, फिलहाल पहले के हैं, बाद में वे भी हट जाएंगे, 5-7 रोज बाद वो भी हट जाएंगे वहां से, इसलिए आप उन्हें भी देख लें जो भी देखना है। चलते हैं डुगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1579। डुगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1579। इसमें जस्टिस थे गोस्वामी और उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। एनी पर्सन नॉट बाउंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है और पुलिस वालों से कभी भी पोलाइट नेचर की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए यह मान लिया गया है कि पुलिस बाय फोर्स यानी बलपूर्वक ऑफेंस कबूल करवाती है, ऑफेंस एक्सेप्ट करवाती है और पुलिस के सख्त कार्रवाई से यानी पुलिस के फोर्स से एक साधारण आदमी भी बिना अपराध किए स्वीकार कर लेता है। इसलिए पुलिस को की गई, पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन मान्य नहीं है। डुगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1579। इंदु दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इंदु दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2015, सुप्रीम कोर्ट, AIR 2015, सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन साक्ष्य में एक्सेप्ट नहीं होगी।
क्लियर। तीसरा है बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट 379। बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट 379। पुलिस में किस व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है, यह चीज इस केस के माध्यम से बताइए कि पुलिस में कौन कौन हो सकता है। पेज उसका नहीं है, इसका 379 है। इंदु दयाल का पेज नहीं लिखा हुआ मेरे पास, और बालकृष्ण का पेज नंबर 379 है। पुलिस शब्द के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, यानी जिन व्यक्तियों को भी पुलिस की पावर दी गई है, जिन पर्सन को भी पुलिस की पावर दी गई है, उन्हें पुलिस में ही माना गया है। और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? चालान पेश करना सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स है, चालान पेश करना। अगर कोई अदर देन पुलिस ऑफिसर भी चालान पेश कर सकता है तो उसे पुलिस ऑफिसर ही माना जाएगा सेक्शन 25 के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? सेक्शन 24 और 25 क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का। और सभी को एक बार फिर मैं बता दूं, कल से मेरे वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कोई क्वेरी किसी की भी हो तो मुझे बता सकता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि सेक्शन 26 बहुत लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा और समझाने में भी टाइम लगेगा। बेशक इसकी लैंग्वेज छोटी है, लेकिन सेक्शन बहुत चीजें कवर करता है। इसके साथ हमें थोड़ा सा CRPC भी देखना होगा, तभी आपके क्लियर हो पाएगा। ओके, तो कैसा रहा आज का सेशन?